डर के बोल रहा हूँ, तो विवाहित तो मेरी स्थिति समझ जाएंगे, अविवाहित थोड़ा समय आने के साथ उनको समय समझा देगा। तो अगर कहीं ऐसा लगे तो तभी कहते हैं कि दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं। हाँ जी, क्या हाँ गजब जी। का इत्तेफाक है कि आप जयपुर ही कोर्स तो करने आ रहे थे, परमानेंट ही जयपुर के हो गए। हाँ जी, तो जी मैम। जब इन्होंने कहा कि अपना वो भेजो, मार्कशीट भेजो, अपनी अंक तालिका भेजो, जी। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा इनकी पारिवारिक इनकम 30,000 है और ये व्यक्ति मेरे से नौकरी करवाएगा जाते हैं। इनको और मैंने उस बायोडाटा को लेकर डस्टबिन में फेंक दिया। मजा आ रहा है मैम की बातें सुन करके। जैसे ही मैंने फेंका, मेरी छोटी बहन स्टेनोग्राफी का कोर्स कर रही थी, बोली दीदी ये बायोडाटा तो बहुत अच्छा लिखा है, जिसने भी लिखा है ये बहुत अच्छा लिखा है, हम दोनों बहनें भी अपना ऐसे ही बनाएंगी। और वो बच गया। शादी की बात तो साइड में रहेगी, पहले तो बायोडाटा कैसे बनाना वही सीख लो। हाँ वही तो। मैंने ऑफिस में फोन लगाया तो ये तब तक जनाब आए नहीं थे ऑफिस में, मैंने पहले फोन कर दिया। तो वहां पर लेट भी उसी दिन होना था है? नहीं, आते उसी टाइम थे, मैंने फोन जल्दी कर दिया। राज्य की राजधानी का देश की राजधानी से मिलन होना चाहिए। बेसिकली माँ के आगे मुंह खुलता था और बाप पे बंद होता था। जी 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 360 डिग्री घूम गए पूरे आप। हाँ 360 डिग्री घूम गए। मैंने तो यही कहा कि भी दोनों बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिख के थोड़ा नौकरी तक पहुंच जाए, फिर आप ले लेना। मगर इन्होंने वो उस बात के लिए मेरी बात नहीं मानी। मतलब वो मेरे मन में एक वो रहा। फिर मैं इनको आज भी कहती हूँ कि मैंने देखो शादी मैडम, ना आपसे गलत अभी कर दी। आपने कहा था कोई शिकायत नहीं थी और देखो शिकायत आ गई। ये शिकायत ये आपने अब मेरे साथ अब चर्चा अब छेड़ी है। तो अब बिल्कुल सर, अब आप बताइए कि आपको क्या शिकायतें हैं मैम से? देखिए मैडम देखो, बायोडाटा बहुत अच्छा बनाया था, तो अब शिकायतों का भी पुलिंदा तैयार है। हाँ हाँ हाँ, ये पैमाना नहीं बनाना चाहिए कि हमको दृष्टिबाधित से शादी करनी है या दृष्टिबाध से करनी है, ब्लाइंड से करनी है या साइटेड से करनी है। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ आप सबका बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। और आज मैं सोचता हूँ कि ज्यादा भूमिका बनाए बगैर सीधे सीधे आपको मेहमानों से रूबरू करवाया जाए। वो इसलिए क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो ऐसे दो शानदार व्यक्तित्व के धनी लोग हैं जिनको मैं खुद चाहता था कि कभी ना कभी इस प्रोग्राम में इनवाइट करूं। तो मेरे लिए तो आज सौभाग्य का विषय है उनसे बात करना, उनसे रूबरू होना और उनके जिंदगी के कुछ खास पलों को उन्हीं के साथ जीना। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मैं भूमिका में कुछ बोल करके आप सबको और ज्यादा इंतजार करवाऊं। इसके अलावा अगर मैं आपको हिंट ही दूं तो फिर अभी अभी उन्हें आपने मन की आंखों से कार्यक्रम में भी सुना है, और जैसा कि मैंने उस प्रोग्राम में भी कहा था उन्हें आप संकल्प में भी सुनेंगे। लेकिन आज आपके लिए और मेरे लिए खुशकिस्मती ये है कि आज वे अपनी श्रीमती जी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। चूंकि हमराही कार्यक्रम है और तो फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन वाकई में अगर आप ध्यान से सुनेंगे आज का प्रोग्राम तो मैं समझता हूं कि अपनी जिंदगी की गाड़ी को, खासकर अपने हमराही के साथ आगे बढ़ने की जो जद्दोजहद है उसको आप, मुझे लगता है, बहुत हद तक आसान बना सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तब तक आप सुनते रहें रेडियो मधुबन और मुस्कुराते रहें। तो श्रोताओं, आज मेरी और आप सबकी खुशकिस्मती ये है कि श्रीमान चेतन शर्मा सर हमारे साथ हमराही प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं और वो भी अपनी श्रीमती जी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। तो चेतन सर और कमलेश मैम, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। रेडियो मधुबन के श्रोताओं को मेरा, चेतन शर्मा का नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तो चेतन सर कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि उन्हें कहीं कहीं लग सकता है कि मैं थोड़ा डर के बोल रहा हूँ, तो विवाहित तो मेरी स्थिति समझ जाएंगे, अविवाहित थोड़ा समय आने के साथ उनको समय समझा देगा। तो अगर कहीं ऐसा लगे तो ये एक सहज स्थिति होती है विवाह के बाद, तो इसकी चिंता न करें। जी संदीप भाई, लेकिन फिलहाल तो श्रोताओं के लिए सर सोने पे सुहागा है। अभी अभी मन की आंखों से
का आपका कार्यक्रम सुना, जिसको बहुत ही ज्यादा सराहना मिल रही है, और आज हम राही में भी सुन रहे हैं, और आज तो डबल खुशी है, आज तो आपके साथ साथ मैम को भी सुनेंगे। हाँ हाँ, और ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। हम लोग शायद ये पहला कार्यक्रम है जब हम दोनों साथ आ रहे हैं। वाह वरना वाह, जब ये मेरा सौभाग्य है। जी 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 जी। क्या बात है। तो श्रोताओं, सुनते रहें रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहें। अब आप चेतन सर और कमलेश मैम से तो मिल ही चुके हैं, अब ऐसे ही मजेदार बातें आज इस कार्यक्रम में होंगी, लेकिन उससे पहले मैम और सर आप दोनों को, श्रोताओं मैं बता दूं, अभी 31 तारीख को ही यानी 31 अक्टूबर को ही मैम और सर की शादी की सालगिरह थी, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच संदीप। तो मैं चूंकि अब चेतन सर को तो फिलहाल लोग काफी सुन चुके हैं, आज मैम से शुरू करते हैं। मैम, हमारे सुनने वालों को जरा आप अपने बारे में बताइए कि क्या यादें जुड़ी हुई हैं आपके जीवन के साथ, कहाँ से शुरुआत हुई, और एजुकेशन में आपने क्या किया है। सर मैं वैसे तो, मेरा जन्म जो है वो दिल्ली का है, प्रॉपर पंजाब से है, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पंजाब से हैं जी। और सर से मेरी मुलाकात तो एक बहुत पुरानी मैगजीन आया करती थी सरिता, उसके द्वारा मेरी इनसे मुलाकात हुई। उसमें इनका ऐड आया था कि भाई ऐसे ऐसे मुझे मतलब शादी के लिए जो मैट्रिमोनियल छपते हैं वो छपा हुआ था इनका। जी 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 तो जी जी। उसको मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने खुद ही डिसाइड किया कि मुझे मतलब मैंने खुद ही मतलब वो साइन करके लेटर इन तक पहुंचा दी, मतलब इनके पते पर पहुंचा दी थी। वाह वाह, क्या बात है। हाँ जी, और खुद ही मैंने मतलब साइन भी उस पर खुद ही कर लिया। आप ताज्जुब करेंगे इस बात तभी के मैम लिए। तभी कहते हैं कि दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं। तो मुझे मतलब ये था कि भाई कोई व्यक्ति मतलब नेत्रहीन से मेरी शादी करने लिए तैयार नहीं होगा जल्दी से। तो फिर मैंने खुद ही उस पे बायोडाटा पे साइन किए और इनको पोस्ट कर दिया जी। फिर जो मतलब फिर इस तरह से मतलब सब चीजें शुरू हुई। और वो कालखंड ये था, क्योंकि श्रोताओं के लिए वो संदर्भ में रखना जरूरी है उस चीज को, कि उस समय न तो इंटरनेट होता था, न मोबाइल, और टेलीफोन भी सहज और सुलभ नहीं थे। ये उस समय की स्थिति है। जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो वो सरिता मैगजीन का बहुत धन्यवाद। सरिता मैगजीन साथ साथ इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हम तो मैम धीरे धीरे वहां तक पहुंचना चाह रहे थे, आप तुरंत ही आ गए। बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी आपको सारी चीजें। आप मतलब सुनेंगे तो आप भी खुद सब ताजुब करेंगे इस चीज को। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो बताऊं, देख लीजिए, अब आप लोगों को मजा आने वाला है। और मैं एक और चीज यहाँ पर ऐड करता चलूं कि अब 29 साल सर और मैम को एक साथ रहते हुए हो गए हैं। जी मैम, तो आपने अपनी एजुकेशन के बारे में नहीं बताया। मेरी एजुकेशन ज्यादातर नहीं, मैंने 12th पास की हुई है और बस 12th पास करने के बाद ही मेरे मतलब इनका मैंने जब वो देखा एड तो उसमें मैंने खुद ही इनको मतलब भेजा बायोडाटा, खुद ही मतलब इनसे। और मिली कैसे इनसे, मतलब इनकी तरफ सुनिए, आपको इनकी तरफ वाला सुनेंगे तो आपको और भी हंसी आएगी। मैम मुझे ये बताइए कि आपको सरिता मैगजीन पढ़ने का शौक था क्या? मेरे को बहुत अच्छी लगती थी मैगजीन पढ़नी। ऐसे होता है ना 12th में से बच्चे मतलब पढ़ते हैं, जैसे कि नॉवेल्स पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, तो उस टाइम कोई और चीज तो थी नहीं पढ़ने के लिए, तो हम लोग ये सरिता पढ़ ली या कोई और मैगजीन। एक सोवियत संघ मैगजीन आया करती थी बहुत, मतलब वहां से सोवियत नारी और सोवियत संघ भी आती, 2 मैगजीन आती थी, मैं उसको भी पढ़ती थी। अरे वाह, क्या बात है। उस समय मैम जब आप मतलब 12th में पढ़ रहे थे या पढ़ चुके थे 12th? पढ़ चुकी थी मैं, 12th कर चुकी थी, मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी ले लिया था। अच्छा, ड्रेस मेकिंग वाला कोर्स। और फिर मैंने उसके बाद मैंने दिल्ली से फिर 1 साल का मैंने कोर्स किया कटिंग टेलरिंग का, और उसके बाद ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए मैं जयपुर में मैंने अप्लाई किया था। मैं जयपुर आई थी उस कोर्स को करने के लिए, मतलब तब तक इनसे मतलब मिली नहीं थी मैं चेतन जी से। अच्छा, तब तक मिले नहीं थी? हाँ जी, मिली नहीं थी, मैंने सिर्फ फॉर्म भर के भेजा था सिर्फ जयपुर में। नहीं, वैसे मतलब ये पता था कि जयपुर में सर हैं या ऐसा नहीं, कुछ? मतलब नहीं, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये जयपुर में है। बताइए, मतलब जब इनका, हाँ जी, क्या गजब का इत्तेफाक है कि आप जयपुर ही कोर्स करने आ रहे थे, परमानेंट ही जयपुर के हो गए। इनका बायोडाटा जब मेरे तक पहुंचा कि भाई मैं ऐसे से मतलब मैं बैंक में हूँ, ये मतलब मेरी पारिवारिक इनकम 30,000 है और मेरे पापा की इनकम मुश्किल से 3 या 4,000 होती थी। मतलब मैं इतने अच्छे मतलब पैसे वाले घर से नहीं थी, मतलब इनके मुकाबले तो मतलब 1/4 भी नहीं थे हम लोग। जी मैम, जी चेतन जी के मुकाबले। तो जब इन्होंने कहा कि अपना वो भेजो, मार्कशीट भेजो, अपनी अंक तालिका भेजो,
जी। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा इनकी पारिवारिक इनकम 30,000 है और ये व्यक्ति मेरे से नौकरी करवाएगा जाके। इनको और मैंने उस बायोडाटा को लेकर डस्टबिन में फेंक दिया। मजा आ रहा है मैम की बातें सुन करके। जैसे ही मैंने फेंका, मेरी छोटी बहन स्टेनोग्राफी का कोर्स कर रही थी, बोली दीदी ये बायोडाटा तो बहुत अच्छा लिखा है, जिसने भी लिखा है ये बहुत अच्छा लिखा है, हम दोनों बहनें भी अपना ऐसे ही बनाएंगी। और वो बच गया। मतलब शादी की बात तो साइड में रहेगी, पहले तो बायोडाटा कैसे बनाना वही सीख लो। हाँ वही तो उसमें क्या होता है ना संदीप भाई कि कोई काम अच्छा करो तो उसके कई ऐसे परिणाम होते हैं जिनकी अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा नहीं होती वाकई में। तो वो उसका बायोडाटा की जो भाई मैंने खुद ने लड़का ठीक है या नहीं है, लेकिन बायोडाटा बड़ा अच्छा लिखा है, ये ठीक है। बायोडाटा की फॉर्मेटिंग और क्यों मैंने खुद ने टाइप किया था, मैं हिंदी टाइपिंग, मेरे को उस जमाने में हिंदी टाइपिस्ट होता था, तो मैंने खुद ने टाइप किया था। तो अब अपना काम था तो जाहिर है बहुत अच्छे से करना ही करना था, वैसे तो सारा ही अच्छे से करना चाहिए, लेकिन वो तो और अच्छे से, तो वो फॉर्मेट इनको पसंद आया और इन्होंने वो इस तरह से मेरा बायोडाटा डस्टबिन से बाहर निकल गया और हम बच गए। मैंने मेरी छोटी बहन ने निकाल के अपने पास रख दिया। तो जब मेरा जयपुर आना हुआ तो जी। मैंने उसको अपनी बहन को बोला कि सीमा वो एक बायोडाटा था ना चेतन शर्मा के नाम से जयपुर का, हाँ, हाँ, वो मेरे को दे। हाँ, कहती है, अच्छा। "हाँ, दीदी वैसा मैंने बना लिया।" मैंने कहा मेरे को दे तू। मैं उसको लेके जयपुर आ गई। क्योंकि वही मैंने कहा ना, वो कालखंड ऐसा है जिस समय न इंटरनेट है न फोन है, उनके घर पे भी फोन नहीं, इधर भी फोन नहीं, तो भाई उस शहर में वो वाली कोई- बात है ना सर कि मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या मालूम कैसे रखते थे खत में कलेजा निकाल के। और हाँ, वो भी, और फिर उस शहर में कोई जानने वाला है, यही एक गनीमत होती कि यार जी। वो मतलब जो भी अपने संपर्क सूत्र है उनको बटोर के लेके चलो, क्योंकि वहाँ कोई भी दिक्कत होगी तो न गूगल पे फोन पे नहीं, तो वो कोई मैसेज देने का कोई माध्यम नहीं, कुछ नहीं, वो अच्छा एक बात तो है सर, अब आपके पास फोन आएंगे लोगों के कि सर ये बताइए बायोडाटा अट्रैक्टिव कैसे बनाए, और तो सब ठीक है। सर बहुत ही अच्छा बनाया हुआ, सच में कह रही हूँ मैं, ये इतना अच्छा बनाया था कि इतने मतलब बायोडाटा जो था, मैं खुद ही, मेरी छोटी वाली बहन जो थी सीमा, उसने कहा दीदी इतना अच्छा लिखा, हम भी ऐसा ही बनाएंगे इसे। वो चीज है। जी जी। क्या बात है, तो बहुत इस तरह से ये बायोडाटा बच गया इनका, नहीं तो वो डस्टबिन में जा ही चुका था। तो मैम एक बात है, यहाँ हाँ पर जी। मुझे लगता है श्रोता भी सोच रहे होंगे और मेरे भी मन में ये प्रश्न आ रहा है कि उस मैगजीन में तो बहुत सारे लोगों के बायोडाटा आते होंगे, फिर हाँ जी, सर के बहुत। ही बायोडाटा पे आपकी नजर कैसे रुकी? मतलब क्या ब्लाइंडनेस की बात पढ़ करके आपको लगा कि यार ये व्यक्ति कुछ है, या मतलब कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? सर एक तो मैं 12th पास थी, दूसरा मैम। मेरे घर की जो हालात थे ना वो इतने अच्छे नहीं थे, जी मैम। मतलब जैसे होता ना गरीबी वाला माहौल था ना घर में, वो था। जी एक मैम। छोटे से घर में हम रहते थे, जी और मैम। मेरे लिए जो भी रिश्ते आते थे ना वो इस तरह से आते जी। थे कि भाई इसके पास बहुत पैसा है, इसके बहुत सारे किराए के घर हैं और इसका जी मैम। बिजनेस मतलब ये है। मैं कहती थी कि लड़का मुझे कमाने वाला चाहिए और पढ़ा लिखा चाहिए, मेरी जिद ये थी। बिल्कुल ठीक है मैम। मैं यही चाहती थी कि लड़का पढ़ा लिखा हो, कमाने वाला हो, जो सुबह जाए ऑफ काम पर और शाम को वापस आए काम आके, मतलब मेरी जिद ये थी। और बस एक पढ़े लिखे पे मेरी सुई अटकी हुई थी, तो मैंने कहा इसके लिए मुझे चाहे किसी विकलांग से शादी करनी पड़े, मगर वो होना पढ़ा लिखा चाहिए। तो मैम कभी मन में ये नहीं आया कि यार जैसे आमतौर पर आज भी कई जगह ये बात होती है यार ब्लाइंड के साथ जिंदगी बड़ी कठिन होगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, ये है वो है, तो आपको नहीं किसी ने कहा, मतलब घर में जब बात हुई होगी? सर सब इस शादी के खिलाफ थे, मेरे यहाँ से भी सब खिलाफ थे, चेतन जी के यहाँ से भी सब खिलाफ थे शादी के। ओह माय गॉड। अच्छा। एक तो क्या हो गया, एक धर्म, मतलब हमारा धर्म नहीं, वो कास्ट चेंज हो गई। मतलब ये मारवाड़ी परिवार से हो गई और मैं एक पंजाबी परिवार से हो गई। जी मैम, जी मैम, जी मैम। पहला तो यही सबसे बड़ा एक वो मतलब अड़ंगा हो गया कि भाई इंटरकास्ट शादी। जी मैम। और फिर दूसरा हमारी तरफ से ये था कि लड़के को दिखता नहीं है तो लोग क्या कहेंगे कि भाई अपनी अच्छी भाई लड़की की शादी एक ऐसे व्यक्ति से क्यों की, उन्होंने क्या वजह थी इसकी। जी मैम। तो कुछ तो ये चीजें भी रही, मगर मुझे ये मतलब सबसे बड़ा था कि व्यक्ति अगर कमा रहा है ना, फिर उसकी लव स्टोरी कैसी भी हो, लव मैरिज कैसी भी हो, चल जाएगी। अगर आप उसकी सुंदरता पे जाओगे, उसके हर चीज पे जाओगे कि कमा नहीं रहा, बस सुंदर सुंदर है, फिर आप चाहे लव मैरिज लाख कर लो, कभी नहीं चलेगी आपकी लव मैरिज। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन को आपने शुरू से ही मतलब हाँ जी, एजुकेशन और कमाना लड़के का, ये दो चीजें मेन होनी चाहिए, तब आपकी लव मैरिज कामयाब होगी, नहीं तो नहीं होगी। होता क्या है मैम कि आमतौर पर समाज में हम लोगों को तो ये बात सुनने को मिलती है ना कि भैया
हम हमारी लड़की को तो मतलब रिक्शे वाले से शादी कर देंगे, हैं, पान वाले से कर देंगे, लेकिन ब्लाइंड से नहीं करेंगे। अभी भी सर ऐसे, अभी भी बहुत से ऐसे लोग जो मना करते हैं शादी के लिए, आज भी करते हैं मना कि नहीं करेंगे। तो अब वो जब मेरे मिलने वाले हैं जो मेरा उदाहरण देते हैं, तो अभी कुछ तो फिर भी मानते हैं कि भाई हाँ ठीक है, बहुत अच्छा रहा। आज जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं चीजों को, तो उनको जी। ये लगता है कि हाँ मतलब गलत नहीं हुआ करके। गलत नहीं हुआ। हाँ हाँ, लेकिन उस समय रेजिस्टेंस बहुत। गलत नहीं, अब तो गर्व करते होंगे मुझे लगता है कि वाह। आने वो खुद को मेरे लिए कहना वो थोड़ी बड़ी बात है, तो वो नहीं कहना चाहिए मुझे। नहीं, जो लोग मन की आंखों से मैं आपको सुन चुके हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई सर के ऊपर गर्व करने लायक सर हैं कि नहीं है। सर मैंने ये देखा है कि ईश्वर ने अगर मिलाना होता है ना, वो किसी ना किसी बहाने से खुद ब खुद मिला देता है। मैंने तो अपनी लाइफ में वास्तव में ये चीज देख ली। इत्तेफाक तो होते ही है मैम, है? इत्तेफाक, हाँ जी। ये शादी मतलब एक अपने आप आदमी व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक ईश्वर की इसमें हाथ ना हो या ईश्वर की कोई करनी ना हो थोड़ी बहुत। मर्जी ना हो। जी जी जी। तो मैम सर का जैसे आपने बायोडाटा पढ़ा, तो उस सर से पहले ऐसे डायरेक्टली किसी ब्लाइंड पर्सन से रूबरू हुए थे आप कभी? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं, सिर्फ पहली बार मैंने इन्हीं को देखा और इन्हीं से ही मिली। मेरे मतलब मैंने कभी किसी से बात नहीं की आज तक। मैं जानती नहीं थी कि ब्लाइंड व्यक्ति काम कैसे करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। पढ़ते कैसे, लिखते कैसे, या शिक्षा कैसे होती है, वो नहीं पता था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। पता था मेरे को ऐसे। मतलब मैं किसी से नहीं मिली हुई थी। अच्छा, क्या बात है, ये तो और ज्यादा बड़ी बात है मतलब। अब सर मैम जब जी आपको, अभी मैं बात रोक रही हूँ आपकी, जी, मैंने जी, जी। इनको दिल्ली से जब मैं जयपुर आ गई ट्रेनिंग के लिए, तो मेरे पास बायोडाटा था इनका। इन्होंने अपना बिल्कुल। फोन नंबर दिया था ऑफिस का। अच्छा, आगे मैं समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। घर तक जी। पहुंच जाएंगे, ऑफिस का ही नंबर दिया। ये भी एक सबसे हम्म। बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर मैंने इनके आपने ऑफिस में फोन लगा दिया? मैंने ऑफिस में फोन लगाया, तो ये तब तक जनाब आए ही नहीं थे ऑफिस में। मैंने पहले फोन अच्छा। कर दिया। तो वहां पर टेलीफोन ऑपरेटर हुआ करते थे मतलब उदय सिंह जी। लेट भी उसी दिन होना था है? नहीं नहीं, आते उसी टाइम थे, मैंने फोन जल्दी कर दिया। अच्छा, आपने जल्दी कर लिया, आपको हाँ, जल्दी हाँ, जाना थी। क्योंकि मैंने भी क्लास में जाना था उसमें, ट्रेनिंग जिसकी ट्रेनिंग के लिए आई थी मैं। जी। तो मैंने फोन किया, तो मेरे को एरियाज के नाम तो याद रहते, दिल्ली वाला एरिया दिमाग में घुसा हुआ था। तो जी। टेलीफोन ऑपरेटर ने फोन उठाया, बोला कि मैंने कहा चेतन जी से बात करनी है। तो बोले वो तो अभी आई नहीं, आप कौन बोल रहे हो? मैंने कहा मैं नेहरू प्लेस से बोल रही हूँ, जबकि वो नेहरू नगर था जिसको मैं नेहरू प्लेस कर दिया। मैंने कहा मैं नेहरू प्लेस से बोल रही हूँ। नेहरू प्लेस दिल्ली में है, तो उनको यही हाँ, याद है। बिल्कुल। यही याद रहा जी, मुझे। जी। तो बोले कि अभी तो आई नहीं, ठीक है, मैं वो आएंगे तो मैं उनको कह दूंगा। जनाब को चल गया पता कि एक लड़की का फोन है, वो कल फिर फोन करेगी मुझे। ये इतने हाँ। स्मार्ट बन के आए, बहुत ही अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के टिप टॉप होकर आएगी। अगले दिन वो लड़की ने मेरे को फोन करना, हो सकता है मिलने भी आ जाए घर को। तो अभी हम खराब रहते हैं। मतलब क्या है कि जैसे मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा, मैं देख के ताजुब करी। मैंने कहा ब्राइट सुंदर, मतलब कैसे लगता है ब्लाइंड है, ये अपने आप जा रहा है, आ रहा है, और मतलब सारे काम खुद कर रहा है ऑफिस में, और सीट पे भी बैठे हुए हैं, और सब लोग मेरे को देख रहे हैं। कि जो इस तरह से इस हमारा तरह से मतलब मिलना हुआ। ये सारी क्या बात है भाई, कुछ भी हो, मेरा काम बहुत आसान कर दिया मैम ने। बाकी ब्लाइंड व्यक्ति के साथ जिंदगी बिताना मुश्किल काम नहीं है, बहुत अच्छे से अगर वो कमा रहे तो। अर्निंग तो कर, वो तो जीवन की आवश्यकताएं तो अपनी जगह है ही, भौतिक आवश्यकताएं तो अपनी जगह है। तो वहाँ बैंक में ही पहली बार देखा आपने सर को मैम? हाँ जी पहली बार देखा मैंने इनको। तो बैंक में तो बड़ा ऐसे माहौल सीरियस किस्म का रहा होगा उस समय तो। इन्होंने पहले ही सबको बता दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे को एक लड़की देखने आ रही है, आप लोग सब एक बार नजर मार लेना उसके ऊपर। अच्छा। भैया, वो मतलब क्या मतलब जो है वो मोहरे तो पूरे बिछा रखे थे सर ने भी, इसका मतलब। वो क्या था संदीप भाई कि मैं जहाँ बैठता था ना, हम 4-5 लोग बैठते थे, और चारों एक ही उम्र के, 4-5 जने, और अच्छा जी। सभी कोई भी शादीशुदा नहीं। अच्छा, तो वाह, ये और अच्छी बात। प्राथमिकताएं और समस्याएं और आवश्यकताएं सबकी लगभग एक सी थी, लगभग एक सी थी। तो मैंने कहा भाई चीजें आगे बढ़े उससे पहले एक बार यहाँ से स्थितियां क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़े। वही मैं मतलब ये तो अपनी बता पाएंगे कि मैं कैसी, अब देखने वाला तो इनको मिलने वाला तो ये बता देगा ना कि वो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज या ड्रेसिंग सेंस कैसा है, या बाकी सारी चीजें, सब चीजें फीडबैक तो जरूरी है ना। सही से चल रही थी, बोल रही थी, या वो मतलब ये चीजें थी सारी मेन। नहीं, फीडबैक बहुत जरूरी होता है, और उससे क्या अंदाजा भी लग जाता है कि अच्छा भाई आगे अब किस हाँ जी। तो चेतन सर, फिर क्या मतलब दोस्तों ने किस तरह वर्णन किया, जरा ये भी बताई दीजिए फिर।
आप वो अपना तो छोड़िए, पहले दोस्तों का बताइए। हाँ, मैं उन्हीं का बताता हूँ। हाँ जी जी। उन्होंने जो एक मत होके हम्म, ये सबकी राय थी कि हम कौन बेहतर है या 19 है 20 है, ये तो किसी की भी कोई राय नहीं थी। जी लेकिन उनका ये था कि जो हमको एट फर्स्ट साइट समझ में आ रहा है कि दिस इज ए परफेक्ट मैच, दिस इज ए परफेक्ट मैच, और आपको आगे बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, इस मतलब यहाँ पे आपको आगे बढ़ना। बहुत खूब बहुत खूब। मतलब उनका सबका एक सुर में ये कहना था कि हाँ, मतलब बहुत सही जा रहे हैं। बहुत सही जा रहा है। राज्य की राजधानी का देश की राजधानी से मिलन होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, ये तो बिल्कुल। बात में पता ही था कि हाँ, मतलब ये तो अब ध्यान गया है, राज्य की राजधानी और देश का। फर्स्ट हाँ, टाइम चला तो पड़ा। हाँ, तो, ये तो ध्यान मैडम अब कुछ उस पर कुछ गया। कुछ प्रोग्राम में भी तो नयापन होना चाहिए था। देखो 29 साल बाद आपको ये बात याद रहे, आइए देख लीजिए अब आप। वो भी आपने करवाई है हमें। हाँ, रेडियो मधुबन के माध्यम से संदीप भाई ने याद करा। ये बहुत खूब बहुत खूब। फिर सर मतलब आगे की प्रक्रिया फिर आपके मन में उस समय, मतलब चूंकि मैम का जैसे फोन आया और कुछ तो बात चली रही होगी दिमाग में भी, और थोड़ा सा सोचना भी मतलब जरूरी होता है। फिर किसी न किसी माध्यम से घर वालों जी। तक भी बात पहुंचाई होगी आपने, तो वो सारी प्रक्रियाएं क्या रही मतलब? दोनों ने धीरे धीरे कुछ समय नहीं, लिया। मैम का तो अब हमको मालूम है कि मैम तो बिना कहे बता ही देंगे पहले ही। जी 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 आप जी अपना वाला बताइए। जी जी, ठीक बात है, ठीक बात। जी जी तो जी। हमने ये देखा कि थोड़ा समय लिया कि अच्छे से समझते हैं चीजों को, और उसके बाद जी जो होता है ना, हर घर में कोई न कोई एक संदेशवाहक जरूर होता है। जी वो समय था संदीप भाई, जिस समय अगर बेटे को घर से बाहर जाना है तो जी वो अपनी माँ से कहा करता था कि माँ, पिताजी से पूछ परमिशन लेके दो कि मुझे बाहर जाना है। बिल्कुल सर। वो उस कालखंड की बात। बेसिकली तो माँ के आगे मुंह खुलता था और बाप पे बंद होता था। जी 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 है ना। जी और यहाँ मतलब परिवर्तन ऐसा आ गया, एक छोटी सी बात, थोड़ा सा ट्रैक से हट रहा है, अभी वापस इस बात पे लौटते हैं कि वो Definitely. कालखंड ये था कि माँ से कहते थे कि माँ, पिताजी से पूछ के बताओ कि मेरे को जाना है, आप परमिशन लो। फिर बिल्कुल सही। एक समय ऐसा आया कि बेटा पिताजी से पूछ के जाने लगा। फिर एक समय ऐसा आया कि बेटा पिताजी को बता के जाने लगा। और दुर्भाग्य से फिर समय वो आया तो कई बार बाप की हिम्मत नहीं होती कि बेटे से पूछ ले कहाँ जाना पूछ ले। है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो खैर मैं वापस लौटता हूँ उसी बात जी में जी 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 कि संदेश वाहकों के थ्रू पहुंचाया। हमारी माताजी ने इसमें एक भूमिका अदा की, क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार का हिस्सा थे जी। और उसको लेके एक वैल्यू सिस्टम में भी फर्क था दिल्ली में और जयपुर में। जी हाँ सर। दिल्ली सिटी तब भी था और अब भी है, अभी है जयपुर बिल्कुल सही। है ना, और जयपुर उसके मुकाबले में जी एक जी। तरह से छोटा भाई कह लो, इसका छोटा स्वरूप कह लो, तब भी था और अब भी है। अभी है, बिल्कुल सही है हाँ, सर। हाँ, बिल्कुल। तो एक वैल्यू सिस्टम में फर्क था। तो हमको ये बात पहुंचाई, तो वो स्वीकार्यता, ईमानदारी से कहूं तो जाति को लेके, क्योंकि हम एक बहुत पारंपरिक ब्राह्मण परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, और जिसमें उस ढंग से चीजें उनकी स्वीकार्यता नहीं होती। वो भी फिर आप सोचिए, आज से 29-30 साल पहले की ये बात है। हाँ, अब तो चीजें बहुत बदल गई, बहुत बदल गई। तो उसका बात पहुंचा के और सब कुछ निष्कर्ष ये हुआ कि उसकी स्वीकार्यता बहुत ज्यादा नहीं बन पाई। बात पहुंचाई गई और उसपे विमर्श हुआ, खूब हुआ। हमारे जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स थे वो तो सहमत थे, लेकिन वो कई बार सोशल प्रेशर्स है, अब मैं जो जिस पृष्ठभूमि से हम हैं, वो सामाजिक दबावों को से लड़ पाने की क्षमता सब में बराबर नहीं जी। तो वो एक समस्या रही, जिसके कारण, लेकिन हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में पिताजी का वर्जन सर आपके सामने आ पाया कभी? हाँ, मतलब वो सीधे बात करने का तो समय ही नहीं था। नहीं था, बिल्कुल। हाँ जी जी जी, समय से मतलब वो दौर ही नहीं था कि सीधे इस विषय पे पिता पुत्र में चर्चा हो, कम से कम हमारे यहाँ नहीं था। लेकिन उनका जो वर्जन था वो किसी के माध्यम से जी। हाँ, हमारी माता जी के थ्रू उनका वर्जन आया
एंड हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स पे इतना रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन वो जब वो पूरा एक आपस के जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है जॉइंट फैमिली के, वो जी। और हमारे दादाजी भी हुआ करते थे उस समय, और सब लोगों का जो एक सामूहिक मत था, वो उस तरह से बात नहीं बढ़ पाई, आगे नहीं बढ़ पाई। मतलब नो मतलब नो। हाँ जी 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 जी। कोई ऐसा भी था सर परिवार का कोई सदस्य हो जो भले ही दबी जुबान में ही सही लेकिन दिल खोल करके आपके साथ खड़ा था? बहुत ज्यादा नहीं, देखिए कुछ एक, चाहे हम परिवार में लें या और जगह भी लें, जी। कुछ क्रूर वास्तविकताएं जीवन की अपने साथ चलती हैं, वो अभिन्न अंग है जीवन का, और उनको स्वीकार करके चलना चाहिए। तो और उनमें से ये है कि जहाँ विकल्प चीजों के उपलब्ध होते हैं, वहां अगर आपके साथ कोई खड़ा हो तो बहुत सौभाग्य की बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और हर मनुष्य, आमतौर पे ये होता है, अपवाद हर परिस्थिति के हर जगह होते हैं, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि संभावनाओं में निवेश करना है, और उस तरीके से वो उस निवेश के सूत्र में वो पूरा गणित फिट नहीं बैठता। तो बहुत खुल के सहमति थी, लेकिन खुल के कोई साथ हो ऐसा परिवार से नहीं, मित्रों में खूब थे, मित्रों में खूब थे, क्योंकि परिवार में सबको अपने अपने थोड़ा चाहते हुए भी वो नहीं दिखना चाहते वैसा कि भाई। तो आपके मित्रों में सर सबसे ज्यादा अगर किसी का सपोर्ट रहा, अगर आप कोई याद कर पाए उस समय क्या दौर? राजेंद्र सिंह वर्मा जी अभी मथुरा में निवास करते हैं, RS वर्मा जी मेरे अंतरंग मित्र हैं। क्या बात है, वाह वाह। वो श्री राजेश जैन जी। श्री प्रवीण शर्मा अभी जनरल मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक में। तो हाँ, ये 2-3 मित्र मेरे साथ होते थे। मतलब इन्होंने कहा आगे बढ़ो। हाँ जी 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 जी। इनका वास्तव में बहुत सहयोग है, इन सबका बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत सही होगा। शादी के बाद भी ये लोग हमसे मिले तो ऐसे मतलब हमारी गृहस्थी बसाने में ही लगे रहेंगे। बहुत सही होगा, बहुत सही होगा। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त सर। तो ये बताइए सर, फिर मतलब ये प्रक्रिया जो मिलने की मैम से, शादी तो 1996 में हुई, लेकिन ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? मतलब 94 से, 5 से, या 96 में ही सब कुछ हो गया? 4 नवंबर 1995 को पहली बार हमारा मिलना हुआ, और हाँ जी, और 31 लगभग 1 साल में सारी प्रक्रिया हो गई। हाँ जी, एक साल में 360 दिन, 360 दिन आप समझ सकते हैं। 360 डिग्री घूम गए पूरे आप। हाँ, 360 डिग्री घूम गए। अब सर बात ये रही कि ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई परिवार के लोग साथ नहीं थे, और ये भी समझ में आ रहा है कि मन में फिर भी एक कहते हैं ना कि एक मन में सम्मान और एक पर्दा वो भी बना हुआ था, लेकिन फिर भी आपने अलग रास्ता तो अपनाया सर। तो वो फिर कैसे, मतलब उस निर्णय तक आप पहुंच गए कि नहीं भाई अब ठीक है, अकेला चलो रे? अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। हाँ, वो बहुत एक आई वाज एट क्रॉस रोड जिसको बोलते हैं ना, दो राह पे जी, और बहुत चिंताएं थी, बहुत दबाव। हाँ, एक मैं नाम लेना रह गया मेरे से, सुनील शर्मा, मेरे अभी वो एक स्कूल है उनका अपना, और बूढ़ा गौड़ जी जिला झुंझुनू में वो प्रिंसिपल हैं कम डायरेक्टर हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज से मेरे मित्र हैं, तो उनका भी अच्छा सहयोग मुझे उस दौरान मिला। हाँ, हम वो वापस लौटते हैं कि वो समय एक क्रॉस रोड का था, और आज के जो युवा इस कार्यक्रम को सुनेंगे उनको भी अभी एक हमारे आज ही की बात है, एक मेरे मित्र का फोन आया, और मेरे मित्रों में युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, दोनों तरह के, मतलब मेरे बराबर के मित्र कम हैं और छोटे और बड़े ज्यादा। तो उनका फोन आया और वो कह रहे थे कि मेरा कुछ सलाह चाह रहे थे, तो मैंने उनको भी यही कहा कि एक बार सोच समझ के चीज को तय करो, और फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर पीछे मुड़ के देखने का या
एक बार दिल्ली की बस में बैठ गए और आप ये संकोच करने लगे कि मैं दिल्ली जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसा नहीं होता। ये जो ऐसा सोच नहीं। रहे हैं बैठने से पहले सोच लीजिए कि तो आपको क्या करना बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। क्या करना क्या है। तो वही एक बार निर्णय हुआ, दबाव, मानसिक रूप से दबाव था, सामाजिक दबाव था, पारिवारिक भी था, बहुत सारी चीजें सोची गई और फिर अंत में यही उचित समझा गया कि ठीक है, एक बड़ा जोखिम उठाते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जो जाएगा, होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा, लेकिन ये जोखिम उठाते हैं। और कहीं भी मतलब जब लगभग 1 साल बीत गया तो मुझे कहीं भी, क्योंकि हम बहुत जगह ऐसा घूमना फिरना, आना जाना रेस्टोरेंट्स में और ऐसा कई जगह, बहुत जगह जा गए थे, तो एक दूसरे के नेचर को भी अच्छे से समझ गए, तो मुझे ऐसा ना आगे बढ़ने का कोई भी कारण समझ में नहीं नहीं आता था। बिल्कुल। जी, जी, मतलब बेसिकली आपके मन ने कहा यार कि आप कहीं ना कहीं इस मामले में सही रास्ते पर जा रहे हैं। जी, एग्जैक्टली। तो जब सर निर्णय तो कहीं ना कहीं बताया भी होगा, अब जब शुरुआती दौर के बारे में बताया तो फिर ये निर्णय भी पहुंचाया होगा अपने ऊपर तक, हाई कमांड तक। जी, 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 जी। तो, हाँ, तो हाँ, हाँ। मतलब तो मतलब ऐसा हुआ कि भाई ठीक है, फिर आपके रास्ते हमारे रास्ते अलग अलग, या नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, ऐसा वो हाँ हाँ वो ऐसा हुआ, 2 रूप में लोग हमारे परिवार वाले हो गए कि जी। भाई देखो, वास्तव में हम आपके साथ हैं, आप इस चीज में आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जिन सामाजिक दबावों को हम झेल रहे हैं, हम उतना नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ने में हमको तकलीफ आएगी, लेकिन यू मूव है, हम आपके साथ हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी ऐसे हुआ कि हमको ऐसा अवसर हुआ कि भाई, तो हम हो सकता है इस कार्य से लोगों के सामने अपनी थोड़ी असहमति या वो दिखा दें, लेकिन ओवरऑल हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए और चीजों को करिए। थोड़े टाइम, यानी ये समझ तो थी कि भाई पर्दे के पीछे से सपोर्ट पूरा है, बुरा है, मतलब लेकिन सरकार को बाहर से समर्थन है। हाँ, बाहर से समर्थन है, वो जैसे वो बीजू जनता दल का और इनका समर्थन होता था ना उस ढंग से चीजें थी, तो वो रहा और आनंद रहा, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा समय था। हाँ, लेकिन इनके यहाँ वो स्वीकार्यता थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि मैंने कहा ना, एक वैल्यू सिस्टम में फर्क है। इनके यहाँ स्वीकार्यता यूं थी कि एक तो जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, वो थी, और फिर वो भी दिल्ली की, तो वो भी दिल्ली की। हाँ 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 हाँ, तो वो अपेक्षाकृत स्वीकार्यता ज्यादा हो गई थी। अब जी, यही बात है सर कि अगर ये शहर दिल्ली की बजाय जी। कोई और शहर रहा होता, मान लीजिए हिसार रहा होता, या फिर अजमेर रहा होता, या कोई ऐसा शहर रहा होता, जी, तो शायद मतलब मैम का इस निर्णय तक पहुंचना इतना आसान नहीं रहा होता, क्योंकि इनके कल्चर में, दिल्ली के माहौल में वो एक ओपननेस जिसे हम कह सकते हैं, या विचारों को लेकर के जो खुलापन वो रहा होगा, उसने इस निर्णय तक पहुंचने में मैम को जरा भी मतलब सोचना ही नहीं पड़ा इस बारे में, तो कि यार ब्लाइंड ठीक है, क्या दिक्कत है। हाँ, क्या दिक्कत है। सर वो भी बात थी, और फिर दूसरा परिवार भी पंजाबी था। पंजाबी परिवार आपने देखे नहीं कितने खुले होते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ, अपेक्षाकृत वो जो है हाँ, ना, उनका उठना बैठना, उनका मतलब, जब मैं इनके घर में आई तो मुझे लगा मैं गांव में आ गई हूँ। रेजोनेट कर पा रहे हैं उस चीज को। जी मैम, बताइए बताइए मैम। तो अब सर का तो काफी हिस्सा अब आ गया है सामने। अब मैम जयपुर आ गए, बैंक में चले गए, मिल लिए, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद में फिर क्या कहा घर वालों को? नहीं, बाकी सब ठीक चलता रहा। 2 बच्चे हैं हमारे, एक बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। बेटी काउंसलर बन गई है, उसने एमएससी कर ली है, काउंसलर बन गई है, ऑनलाइन काउंसलिंग करती है वो। बहुत खूब, बहुत और खूब, बहुत खूब। बेटे ने बीटेक कंप्लीट कर लिया, तो वो इंजीनियरिंग उसने कंप्लीट हो गई थी, उसकी पुणे में नौकरी लग गई। लेकिन मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मम्मी पापा को जब बताया आपने कि भाई शादी तो अब यहीं करनी है, हाँ तो जी। फिर वहां से लेकर के और शादी होने तक क्या क्या हुआ? सर मेरे घर तो इतना कुछ नहीं हुआ, मेरे यहाँ तो इतना मतलब एक दिन मैं सोई हुई थी, तो पापा बोले कि तूने समझाया क्या बेटी को कि भाई शादी ना करे ऐसे व्यक्ति से, जी। कि भाई कल को ये अपने बच्चों की शादियां कैसे करेगी, क्योंकि लड़के को दिखता नहीं है, तो कल को इसके अपने बच्चे होंगे तो उनकी शादियां कैसे करेगी ये। तो मम्मी कहते कि भी वो नहीं मान रही है, वो कह रही मैंने शादी वहीं करनी है। कहते हैं हाँ बड़ी जिद्दी है ये, वहीं करके रहेगी। मेरे दिमाग में वो मैंने कहा फिर तो मान जाएंगे भैया। इन्होंने वो सुन लिया और ये हो गया कि भाई हम मान जाएंगे। मान जाएंगे, थोड़ी जिद्दी पे पकड़ी रहा, अब मानेंगे ये।
तो फिर इस तरह से मतलब, और फिर इनके दिमाग में ये भी था कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, कोई बात नहीं दिखता तो गवर्नमेंट जॉब में है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो कम से कम है। हाँ हाँ, भाई कम से कम कमा के तो खिलाएगा। और चीटिंग नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जॉब वाला सबसे डरपोक, गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी हो तो सबसे डरपोक। दिमाग में था कि दिखता नहीं है तो कोई बात नहीं, बेटी को हमारी को खाना तो खिलाएगा ही खिलाएगा, भूखी तो नहीं मरेगी कम से कम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल उनके बिल्कुल। दिमाग में एक ये बात थी। फिर मैम जब शादी हो गई तो 29 साल भी हो गए, बच्चे भी आपने बताया कि 2 हैं और दोनों लायक भी हो गए। हाँ जी हाँ जी। कभी कभी किसी मोड़ पर मतलब लगा आपको कि यार आपने जो सोचा वही ठीक था या नहीं, कुछ शुरुआती दौर में या कहीं पे ऐसा लगा हो कि यार थोड़े चैलेंजेस तो हैं? चैलेंजेस तो भाई होते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो अब भी साइटेड और ब्लाइंड में थोड़ा सा ही फर्क होता है। इतना फर्क होता है कि जैसे कि साइटेड होता तो जैसे वो बाहर के काम सारे निपटा सकता था। बिल्कुल अब बिल्कुल। मुझे घर के भी काम करने हैं, बाहर के भी मुझे करने हैं, मतलब यही रहता है। बाकी तो ऐसा मुझे नहीं लगा। मैं बाकी अपने ऐसा जीवन कहीं में कुछ नहीं बहुत- लगा ना हाँ आपको? जी, मैं अपने जीवन में बहुत खुश और हूँ, फिर बहुत आपके प्रसन्न हूँ। परिवार वालों का अब क्या कहना है या बाद में मतलब क्या कहना था उनको, कैसा मतलब उनका रवैया रहा शादी होने के बाद? सक्सेसफुल लाइफ जब देखी आप लोगों की तो उनका क्या रवैया? उनका बिल्कुल ठीक रहा। उन्होंने मतलब वो शुरू से अब तक एकदम खुश है मेरे साथ और इनके साथ, चेतन जी का। अब तो जो भी काम करते हैं तो इनसे पूछ लेते हैं कि बेटा ये कैसे काम करना है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, सारा पूछ के करते हैं काम। मतलब अब हम दोनों बहुत खुश हैं। बाकी हंसी मजाक हमारा चलता रहता है। अच्छा। डिशो डिशो वाली हंसी मजाक वाली चलती रहती है। तो मैडम वो बताओ ना, पंजाबी जैसे मतलब जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं उतने थोड़े से मतलब ऐसा माना जाता है ना कि थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। गुस्सा तो मेरे को हमेशा ही रहता है। शायद लगता है कि हमेशा चेतन जी का जब देखो तो गुस्सा में नजर आती है। मैं मजाक में एक बात सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ इनको, मैंने कहा देखो हमारे पड़ोसी लोग सोचते होंगे कि ये भाई साहब तो बड़े सीधे हैं और बहुत धीरे बोलते हैं और आपकी आवाज सुनने को मिलती है आस पड़ोस में सबको। तो मैंने कहा कई बार तो वो सोचते होंगे ये अकेली खुद से ही बोल रही है क्या, क्योंकि मेरी तो आवाज आती नहीं बोलने की। अच्छा नहीं लगता है मेरे को। मतलब एक तो मेरे को आवाज ना धीरे धीरे बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को जोर से बोलना अच्छा लगता है, और एक मेरे को कान में बोलना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कान में बात करें, बोलनी है सही से बोल सकते, सामने बोल सीधी बात, सीधी बात, नो बकवास। नो बकवास। मैं दिल में नहीं कोई बात रखती। मेरे को दिल में ना तो कोई बात रख सकता। मेरे को पता कुछ होता रहता है। मतलब साफ कहना सुखी रहना। अच्छा तो मैम साफ साफ बताओ कि आपको चेतन सर से क्या क्या शिकायतें रहती हैं, बताओ। सर कोई भी शिकायत नहीं है, बल्कि इनको ही मेरे से हो सकती होंगी, बाकी मुझे तो कोई लगती नहीं है। मेरे को इतना अच्छा घर दिया हुआ है, सब कुछ मतलब जिनकी मैंने कभी सोचा ही नहीं था, जो चीजें मेरे सपने में नहीं थी। देखो इतना बढ़िया ईश्वर की दया से इतना अच्छा घर है जिसे मैं बंगला मानती हूँ अपना। राजाओं की जिंदगी में ऐसा लगता है कि मैं राजाओं की जिंदगी जी रही हूँ। मेरे पापा के पास साइकिल थी, मेरे पास 4 व्हीलर था और अभी भी है। और जिसको अच्छा, मैंने हाँ जी, एक बात बताइए मैम कि थोड़ा सा मैटर सीरियस वाला आ गया है अब। जब सर ने जब VRS लेने का सोचा तो आपसे भी बात की होगी, जाहिर है जब जॉब से अपने उन्होंने सर ने रिजाइन करने का सोचा तो आपसे भी बात की होगी। तो क्या लगा आपको? आपने मतलब कह दिया कि जो आपको ठीक लगे वो करिए, या कुछ मन में था कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ऐसा कुछ दिक्कत, गलत डिसीजन तो नहीं है, ऐसा कुछ आया मन में आपके? ये तो मेरे मन में आया है सर बहुत बार। मतलब अब जाके थोड़ा सा ठीक, अब जाके मैं नॉर्मल हुई हूँ इस मामले में। बाकी मैंने इनको बहुत रोका था, मत लो। दोनों बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में। जी मैम। मैंने तो यही कहा कि भाई दोनों बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिख के थोड़ा नौकरी तक पहुंच जाए फिर आप ले लेना। मगर इन्होंने वो उस बात के लिए मेरी बात नहीं मानी। मतलब वो मेरे मन में एक वो रहा। फिर मैं इनको आज भी कहती हूँ कि मैंने शादी ना आपसे गलत अभी कर दी। आपने कहा था कोई शिकायत नहीं थी और देखो शिकायत आ गई। ये शिकायत ये आपने मेरे साथ अब चर्चा अब छेड़ी है। और अभी इनसे पूछो, एक चीज और बताएंगे वो। हाँ, VRS वाला बताओ, आपको अच्छा, पता? VRS वाला इन्होंने कहा कि भी लेना है। मैंने बहुत गम लगा लिया था इस बार में, सच में कह रही हूँ सर। मैंने ना थोड़ा सा मेरे को धक्का लगा था, मैंने गम भी लगा लिया था इस बात में। मैंने कहा अगर मुझे मालूम होता इस नौकरी के अंदर, मतलब 60 साल की नौकरी में आदमी पहले भी नौकरी छोड़ सकता तो मैं शादी नहीं करता। ये मेरे से कहती है। मैं वही कहने वाला था कि आपकी कहानी में तो पता नहीं था कि VRS में कोई चीज होती है। VRS में कोई चीज होती है। 60 साल की नौकरी करवा दी। मैडम आपकी कहानी में तो एक बहुत बड़ा झोल हो गया ये तो। देखो आपने कहा कि जॉब है लड़के की, कोई दिक्कत नहीं है, पता चला जॉब 60 साल से पहले ही छोड़ दी।
धोखा। मैंने कहा आपने पहले बोलकर ये बात मुझे बीच में बताई होती ना आपने, तो मैंने फिर सोचना था इस बारे में। अब तो सर क्या है कि अब तो अपनी संस्था एकदम सही से काम कर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इतना ध्यान जाता भी नहीं है। अब काफी टाइम हो गया छोड़े हुए नौकरी इनको। लेकिन मैम एक बात ये भी तो है, क्योंकि मेरे श्रोताओं को भी ये बात मन में चल रही होगी कि उसकी कमी घर के खर्चों पर या घर की सुख सुविधाओं पर मुझे नहीं लगता सर ने कहीं पड़ने दी होगी। नहीं नहीं नहीं, उसका तो कहीं कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि जैसा चल रहा था मतलब वैसे ही चल रहा था। मतलब उसमें ये होता है कि जैसे व्यक्ति नौकरी पे रहता है तो एक टाइम होता है उसका जाने का, आने का, हर चीज का एक मतलब वो रहता है, अप टू डेट रहता है हमेशा वो व्यक्ति। जी जी अब जी, VRS के बाद तो ये थोड़ा सा होता है। अब ये पास में ही अपना वो है इनका संस्था जी उद्भव फाउंडेशन, अब ये जी। 2 मिनट में चले जाते, 2 मिनट में घर आ जाते हैं। मैम रोज रोज प्रेस करने की झंझट खत्म हो गई ना। मैं स्मार्ट बना के भेजती हूँ, आज भी वही वैसे ही जाते थे। तो बड़ा मतलब डिसीजन तो डेफिनेटली बहुत ये कठोर निर्णय था, लेकिन आपने चलिए जैसे भी अपने आप को अब समझा लिया या नॉर्मल कर लिया, ये भी अच्छी बात है। और लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है मतलब ये आपको भी अब महसूस हो रहा होगा कि ठीक है जो किया वो ठीक ही किया। तो काफी माहौल सीरियस किस्म का हो गया था। बहुत वो वाला वास्तव में रहा बहुत ज्यादा। वो फेज जो है ना, मैं एक मजाक करता हूँ कि मेरे दोस्तों में और परिवार वालों में जब मैंने VRS लेने का निर्णय लिया तो एक बात को लेके आम सहमति थी कि इसका ना दिमाग फिर गया थोड़ा सा। मुझे पोस्ट पे थे, स्टेनोग्राफर हुआ करते थे बैंक में। ठीक है, मैं इनको किताबें रीड करती, इनकी ये मुझे कहते कि ये वाली किताब मुझे पढ़ के सुना, मैं इनको किताबें पढ़ के सुनाती। इनको मैंने चीफ मैनेजर तक की पोस्ट तक पहुंचा दिया पढ़ा के। हाँ वो मेरे कैसेट्स उस जमाने में संदीप भाई कैसेट्स हुआ करते थे, टेप रिकॉर्डर्स। तो ये मैं बैंक चले जाता था, इनको जब इंस्टीट्यूट से जल्दी आ जाती या कुछ समय मिल जाता तो रिकॉर्डिंग किया करती और रात को जब रीड करती मैं इनकी। हाँ, नोट्स बनाते हैं ब्रेल के। और सारा कई बार ये होता था कि मैं बैंक से आया तो तैयार है कि भाई हाँ एक कैसेट हो गया है, आप सुन सकते हो। मैं देर रात तक उसको सुनता और नोट्स बनाता। ऐसा तो सर चीफ मैनेजर की पोस्ट बताओ कितनी ऊंची पोस्ट होती है, और इतनी मतलब ठाठ वाली क्या कह सकते हैं, मतलब एक अच्छी पोस्ट होती है। चीफ मैनेजर तक एक ब्लाइंड व्यक्ति का पहुंचना यहाँ तक सबसे बड़ी बात थी उस टाइम। तो फिर उसको इन्होंने एकदम से जब छोड़ा तो वो फिर वो थोड़ा सा देखो वो और स्वाभाविक भी है, इनकी जगह मैं होता तो भी मुझे भी थोड़ा लगता, लेकिन अभी तो अब ठीक है। अब ठीक है, अब क्या राजाओं की जिंदगी। तो 2 मिनट में जाते हो और 2 मिनट में आ जाते हो। आ जाते हैं। अभी क्या संदीप भाई जैसे कुछ भी भूल गया तो मैं वो बोलता हूँ मैं 2 मिनट रुको घर जाके आता हूँ। और या मैं इसको फोन करता भाई ये चीज दे जाओ, तो इनको लगता है मतलब ऑफिस वो निकलता वही, बल्कि उससे आधा घंटा पहले निकलता हूँ। सुबह 8:45 बजे निकलता हूँ, शाम को 5:30 5:40 के आसपास आता हूँ। लेकिन फिर भी इनको लगता नहीं है कि भाई वो बैंक में ठीक था, वहाँ 10 15 20 किलोमीटर दूर जाते थे। तो सर उसकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि जब बैंक जाते थे ना, टिफिन पैक किया, छुट्टी अपना ठंडा रहे चाहे गर्म रहे, खाना हुआ। अब दिन भर है फ्री। अब यहाँ पास में, अब यहाँ पर भाई अब सोचती हूँ भाई अब जब घर पे हूँ मैं भी कोई ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ, घर के ही तो काम होता है। तो सोचती चल दोपहर का खाना गरम बना दूं, फिर शाम का भी ये कर दूं, ये बीच में ये बना दूं। मुझे खाना बनाने का एक तो बहुत शौक है, खिलाने का भी बहुत शौक है। तो थोड़ा सा इसलिए ऐसे मतलब थोड़ा सा टाइम मेरा निकल जाता है। बहुत सही। तो मुझसे मेरे से भी तो पूछिए कोई शिकायत है कि? हाँ नहीं बिल्कुल, अब आप ही पे आ रहा था मैं। ये अब शिकायतों का डाला ये बोलेंगे अपना। जी नहीं तो अब चेतन सर जब शादी हो गई उसके बाद फिर अलग हो गए थे आप लोग या परिवार के रहे तो साथ ही रहे थे? हाँ नहीं, कुछ समय तक अलग रहे, क्योंकि प्रत्यक्षतः वो दिखना था कि भाई हमारी सहमति से चीजें नहीं है। कुछ समय तक अलग रहना हुआ और वो नजर आना चाहिए था कि भाई। तो अब चूंकि सर आपकी तरफ ज्यादा मुश्किल मामला था तो फिर नॉर्मल होते होते कितने साल लग गए? लगभग 1.5 साल। अच्छा बस। हाँ बस, ज्यादा टाइम नहीं लगा और सामान्य चीजें हो गई। साल भर ही लगा होगा मुश्किल से।
तो अब बिल्कुल सर, अब आप बताइए कि आपको क्या शिकायतें हैं मैम से? देखिए मैडम देखो, बायोडेटा बहुत अच्छा बनाया था, तो अब शिकायतों का भी पुलिंदा तैयार है। हाँ, इस मामले में संदीप भाई मैं बोलता हूँ कि मेरे मतलब होंगे टचवुड, लेकिन जी। मेरे से सौभाग्यशाली कोई दूसरा आदमी जल्दी से मुझे मिलता नहीं क्या कि बात जहां मुझे दिक्कत है। मतलब देखिए, जी। मैं आई कैन अर्न मनी बट आई एम बिल्कुल। नॉट ए गुड मैनेजर। मैं पैसा बिल्कुल। कमा सकता हूँ, हम्म। कमाता हूँ, बट मैं बहुत हम्म। अच्छा मैनेजर नहीं। बट शी इज ए वेरी गुड मैन, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऑब्वियस है, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, वो कर जी। सकती है ना। जी। ऑब्वियस है, अगर स्केल पे रखूं तो शी इज मोर हार्ड वर्किंग देन मी, मेरे से ज्यादा मेहनती है। वाह तो वाह। जी जी। देख लो मैडम, शिकायतें इस तरह की हैं, बड़ी खतरनाक किस्म की। आप ज्यादा मेहनत करना बंद कर काम दो। के चक्कर में तो मेरे से लड़ाई हो जाती है। मुझे कहती है कि तू हमेशा काम काम करती है, तेरे मुझे काम करना अच्छा लगता है। है ना। अच्छा, और जहां ईश्वर की ऐसी कृपा है संदीप भाई कि जहां मैं डेफिसिट में हूँ वहां ये प्लस में, जहां ये डेफिसिट में, जैसे इंटेलेक्ट है उसमें थोड़ा मेरा एरिया स्ट्रांग है। मेड फॉर ईच अदर। मैं मेड फॉर इट, यस, फुल परफेक्ट। और मतलब भगवान ने मेरी योग्यता और क्षमताओं से ज्यादा मुझे नवाजिशों से नवाजा, तो वो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि हर दृष्टिबाधित का सफर इसी ढंग से और ऐसे ही जीवन संगनियों के साथ कटे, जीवन साथी के नहीं, साथ लेकिन कटे। सर श्रोता सोच रहे हैं जी। कि सर कह तो रहे हैं, हमें दुआएं तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा सफर कैसे? हमें तो बायोडेटा लिखना ही नहीं आता इतना अच्छा। हाँ, अभी तो कुछ टिप्स हो जाए, मतलब सर, कि जैसे जो लोग शादी ब्याह के बारे में सोच रहे हैं, जो जॉब लग चुके हैं, जो इस तरह के माहौल में अब आ चुके हैं, या किसी के साथ मतलब सोच रहे हैं कि यार ये हो जाए तो ठीक रहे, ऐसा हो जाए तो ठीक रहे, तो क्या लगता है आप ऐसे लोगों को क्या मतलब अपनी ओर से सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, दो तीन चीजें इसमें हम सोच सकते जी। हैं। जी। एक तो आई माइट बी रॉन्ग एंड एवरीबडी हैज ए राइट टू डिसएग्री विद मी। मैं गलत हो सकता हूँ और हर व्यक्ति को अधिकार है कि मुझसे असहमत हो, वो उसमें कोई बिल्कुल। दिक्कत। लेकिन दो चीज, एक तो ये पैमाना नहीं बनाना चाहिए कि हमको दृष्टिबाधित से शादी करनी है, दृष्टिवान से करनी है, ब्लाइंड से करनी है या साइटेड से करनी है। एक चीज, आपके दोनों का जो स्वयं का और सामने वाले का स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए। और अगर जो एक की कमजोरी है और दूसरे की स्ट्रेंथ है, ये दोनों को एक दूसरे से अगर कंपनसेट कर पा रहे हैं, दोनों ये कर पा रहे हैं कि जहां मैं कमजोर हूं वहां ये संभाल लें, जहां ये कमजोर है वहां मैं संभाल लूं, अगर ऐसा तालमेल बनता है तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है, उससे बेहतर कोई चीज नहीं। एंड थर्डली, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समय है, तो जब अपना बायोडेटा या अपने बारे में एक परिचय तैयार करे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्वयं तैयार करें। ये चैट जीपीटी या जेमिनाई से या ये इस ढंग से तैयार नहीं करवाए, खुद तैयार करे। क्योंकि मैं क्योंकि और एकदम सही तैयार करे जो असली है। हाँ, मतलब उसमें बोस्ट नहीं करना, जो चीज नहीं है उसको नहीं, क्योंकि जहाँ पर थोड़ी सी भी गलती होगी ना तो वो फिर मतलब जिंदगी भर के लिए वो चीज जुड़ जाती है। बहुत सही, बहुत सही। अवास्तविक चीजों को न लाए। ये 3-4 चीजों का ध्यान रखे, क्योंकि मैं संदीप भाई बहुत सारे साथियों का देखता हूँ, रिज्यूम देखता हूँ, जब उद्भव में वैकेंसीज के लिए लोग अपना रिज्यूम भेजते हैं जी, उसमें एआई से उन्होंने बनवाया होता है और उसमें लिखा होता है, जैसे टाइपिंग आती है, राइट। अब एआई ने लिख दिया, प्लीज इंसर्ट योर WPM हियर, वर्ड्स पर मिनट स्पीड, है ना। वो भी हटाना नहीं कर, वो हटाते नहीं, तो ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे। और वो कई लोग तो एस्टरिस्क से भी पहचान जाते हैं कि हाँ भाई ये चैट जीपीटी वाला है। जी। तो इट्स बेटर कि खुद लिखो, 2 बार पढ़ो, अच्छे से लिखो, फिर लिखो, फिर पढ़ो, फिर लिखो, तो 2-4 बार में रिफाइन हो जाता है। और स्वयं से अच्छा कोई भी अपना वर्णन नहीं कर सकता, चाहे वो एआई। मैं अपने बारे में जितना ठीक लिख पाऊंगा उतना कोई भी एआई नहीं लिख पाएगा। ये चीज। एक सर अभी बात मेरे जहन में आ रही है कि वो जो मैगजीन में आपने बायोडेटा भेजा, वो क्या सोच करके भेजा था?
आपको तो नहीं हाँ। पता था कि कोई कमलेश जी पढ़ेंगी या दिल्ली तक पहुंच जाएगा? उसके पहले की कहानी मुझे लग रहा है मिसिंग है थोड़ी सी। वो ऐसे हुआ कि पहले इस तरह की एक दबाव बना संदीप भाई में कि जो हमारे आसपास के पारिवारिक सरोकारों से जो लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों ने जो रिश्ते मुझे मेरे लिए लाने शुरू किए, तो मैं उसको देख के घबरा गया बहुत बुरी तरह कि ये तो मतलब मुझे कष्ट में डाल देंगे, संकट में डाल देंगे। तो त्राही माम वाली स्थिति आई मेरी कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं कुछ नया करूं, कुछ अलग करूं, कुछ ऐसी तरह पहुंचे कि मतलब वो जो वो लोग रेकमेंड कर रहे थे या प्रपोज कर रहे थे या जो रिश्ते लेके आ रहे थे, वो मेरे को स्वीकार ही नहीं थे। और मुझे लग रहा था कि मेरे एक सुखी जीवन के लिए वो शायद सही साबित नहीं होंगे। तो उनसे भयभीत होके, और क्योंकि हमारे परिवार पे हमारे गांव से और सब जगह से थोड़ा दबाव था, तो मुझे लगा कि कहीं ये उस दबाव में आके और कहीं हाँ ना कर दे, तो जल्दी से अपने लिए कोई रास्ता निकालो। मतलब कोई ना कोई शॉर्टकट तो अपनाना पड़ेगा। हाँ, अपनाना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे परेशानी। आया भी इन्होंने कैसे कि भाई इनके अच्छा विरोध भी नहीं कर सकते थे फिर? हाँ, विरोध भी नहीं कर सकते, विरोध भी नहीं। चेतन जी के फ्रेंड दिल्ली में थे, उन्होंने ये सब काम करवाया। अच्छा। हाँ, वो मैंने कहा ना संदीप भाई, वो नो इंटरनेट नो मोबाइल वाला जमाना था। तो मेरे मित्र थे सुखचैन श्रीवास, अभी जबलपुर में निवास करते हैं वो, उन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई इस पूरे काम में, तो उनका अच्छा योगदान रहा। तो बस ये मैं उन मेरे परिवार वालों के दूर के जो गांव से और जो रिश्ते लेके आए थे मेरे लिए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अगर दबाव नहीं बनता तो शायद मैं उतना सक्रिय नहीं हूँ। जबरदस्त सर। तो ये चूंकि मैं वही सोच रहा था कि ये आखिरकार कहीं से तो बात शुरू हुई होगी। जी। अच्छा, कभी सर हिम्मत हुई इस तरह की, मतलब डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली, कि भाई अगर ये लोग मना कर रहे हैं, एजुकेशन को देख रहे हैं, जाति को देख रहे हैं, तो क्या ये इनकी इतनी हिम्मत है कि समाज में जाकर के ये बात कर सके मेरे लिए? ऐसा हमने पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की थी। अच्छा। और मजे की बात बताऊं, उनकी ईश्वर उनकी अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, मेरी स्वर्गीय दादी जी वो बहुत कम पढ़ी लिखी जी, और एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से सोच सकते हैं आप, अभी होती तो वो शी वुड हैव बीन 100 अभी। जी। उनका मेरे पे इस पूरे प्रोजेक्ट में अच्छा स्नेह और समर्थन और सहयोग रहा। वो ये कहती थी कि भाई आप लोगों को जो करना है करो, यहाँ जो गांव में पंचायत में जो विरोध होना है, जैसा होना है, वो हम झूठ सच बोल के हम संभाल लेंगे, लेकिन आप लोगों को जहाँ जो करो। तो उन्होंने संभाल भी लिया। उन्होंने भाई वहाँ पे गांव में ये नहीं बताया कि मैं हाँ, या वो जो चीजें कवर करनी थी उन्होंने कर मतलब बेसिकली उन्होंने गांव का मोर्चा संभाल लिया। हाँ, उन्होंने गांव का मोर्चा जैसे पूछा तो उन्होंने वो कई चीजों को कवर किया कि जिससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा और उनकी बात भी रह गई और उनका बहुत स्नेह था मेरे पे, मतलब कृपा उनकी मेरी बहुत बड़ी बात। मैं तो ये सोच रहा हूँ पूरे प्रोग्राम में जी कि मतलब आमतौर पर अपेक्षाकृत अच्छे शहरों से आप दोनों लोग रहे हैं, अच्छी एजुकेशन के धनी रहे हैं, और आज लोग मतलब इस चीज को लेकर के काफी चिंता करते हैं, जबकि आज इतने सारे साधन हैं, सोशल मीडिया इतना बखूबी रोल अदा कर रहा है। एक तरह से कहना चाहिए कि रिश्ते बनवाने में या दोस्तियां करवाने में, जो भी हम कहें, तो मुझे यही हो रहा है कि यार कितने पापड़ बेलने पड़ते रहे हैं, मतलब उस जमाने में हर एक कदम पर छोटी छोटी चीज को लेकर के कितनी मतलब चीजें हो रही थी, प्लानिंग हो रही थी, किस तरीके से मोर्चेबंदी हो रही थी हर तरफ से। बिल्कुल वो समय, परिस्थितियां और कालखंड एकदम अलग, जिसकी आज कल्पना ही नहीं। देखिए, बिना इंटरनेट के भी एक जीवन गतिशील था, इसकी कल्पना आज के व्यक्ति के लिए। बात कहने के लिए मैं एक लेटर लिखते थे चेतन जी टाइप करके मेरे को। अच्छा, और कई चीजों का आना बड़ा वरदान होता है। जैसे मुझे हिंदी टाइपिंग आती थी, तो इसने इस पूरे प्रकरण में बहुत हेल्प किया, क्योंकि वो मुझे किसी और का
लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही टाइप करता और बिल्कुल चिट्ठी सही कर है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या बात है, बहुत खूब। तो सर अब मतलब इतनी मजेदार बातें करते करते जी कार्यक्रम का समय, फिर मुझे श्रोता कहेंगे यार कि सर के साथ तो बातें चलती रहनी चाहिए थी, मैम के साथ और जी मस्ती जी थोड़ी होती रहती तो अच्छा रहता, लेकिन जी, सीमाएं हैं हर चीज का। एक एवरी गुड थिंग हैज एन एंड, कि वो तो समाप्त होना है, हर चीज का अंत तो है। सर सबसे बड़ा सौभाग्य देखिए हमारा, पहले तो हम एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, मैं और चेतन जी, और मिल भी गए। अब हम जी बच्चों के लिए लड़का और लड़की ढूंढ रहे हैं, देखो सर, हमारा सौभाग्य ऐसे हो जाता है। मतलब अब हम दोनों मिल के ढूंढ रहे हैं। हाँ, बच्चों के लिए देख रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों की शादियां करनी है बच्चों की। क्या बात है, वाह बहुत खूब। और आई एम श्योर कि इस मामले में जमाना अब इतना बदल गया है कि अगर वो कोई प्रस्ताव लेके आए तो चेतन जी मना नहीं कर पाएंगे। हाँ ले बिल्कुल मैं नहीं कर पाऊं, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। हमने बच्चों से पूछा, दोनों जी से ही। जी दोनों से पूछा, मैंने कहा जी भाई देखो अब हम्म, समय बदल गया है, जी आपका अगर ऐसा कुछ चॉइस है तो हमको बता दो। तो बिल्कुल हम इधर उधर, तो जी। दोनों ने ही, संदीप भाई ये कहा कि नहीं ये आपका काम है, आप देखिए। हम ये आप वो दोनों की परवरिश का नतीजा है सर। ईश्वर कृपा है, ईश्वर की कृपा है उनकी। मुझे लगता है ये कि तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही है ईश्वर की, जो हमें बच्चे भगवान ने लायक दिए। आगे से ये चेतन जी बहुत अच्छे मिले, बस सच में कह रही, मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मामले में, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि मैम की शायद आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जी 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 बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक समझे। नहीं, लेकिन वाकई में ईश्वर की कृपा तो खैर है, और अच्छे कार्यों का कहीं ना कहीं फल जरूर मिलता है। जो बात श्रोता शायद कह नहीं पाएंगे वो मैं खुद ही कह देता हूँ कि मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को लग रहा होगा कि सर के साथ और मैम के साथ पेरेंटिंग पर भी एक अलग से सेशन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ की क्योंकि जो वैल्यूज हैं धीरे धीरे जो खत्म होती जा रही है, उन्हें कैसे जिंदा रखा जाए। और कहीं ना कहीं आज हमारे खासकर दृष्टिबाधित समाज में तो ये चीजें हो रही है ना सर, कि मतलब कई जगह ऐसा सुनने में आता है कि बच्चे जब लायक बन जाते हैं तो वो शायद चूंकि ब्लाइंडनेस की वजह से या किसी और वजह से, मतलब माँ बाप को उस लेवल पर स्वीकार्यता नहीं दे पाते हैं या नहीं मिल पाती, ऐसी कई जगह इधर उधर बातें चलती हाँ रहती हाँ हैं। हाँ जी जी जी। खैर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, ईश्वर करे कि सबको सब कुछ मिले। और जी बिल्कुल। ये प्रोग्राम का उद्देश्य भी यही है कि इसमें हर तरह के पहलुओं पर बात हो। लेकिन जो युवा साथी सुन रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने बहुत सीखा होगा। मैम आप अब सीधे सीधे क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, ये बताइए। सर क्या वैसे तो मैं कहेंगे इस लायक लास्ट में? नहीं हूँ कि मैं कुछ इतना अच्छा उनको संदेश दे पाऊँ। मैं तो जी बस यही चाहती हूँ कि मतलब जो भी दृष्टि बाधित या जो भी मतलब शादी अगर वो करना चाहते हैं तो सोच समझ कर ये स्टेप उठाएं और एकदम सही से मतलब इंफॉर्मेशन दे, जिससे भी उन्होंने शादी करनी है कुछ भी गलत ना बताएं, जिससे कि उनकी वैवाहिक की जिंदगी है सही से चल सके, जैसे अब हमारी ईश्वर कृपा से चल रही है आगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबकी चले। अच्छा मैम बताइए कि सर को कितना जाना है आपने इन 29 सालों में? सर मेरे को तो इस बारे में तो मैं मतलब बता ही नहीं सकती आपको मैंने कितना जाना, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है इस तो चीज की। सर की सबसे अच्छी आदत बताइए एक मुझे, जो सर आपको की लगता अच्छी आदत ये है कि सर मुझे कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोकते। मैं मतलब मैं कभी भी अपनी किसी भी चीज के लिए कहती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए या ये, कभी मना नहीं करते, मेरे किसी भी चीज के लिए नहीं मना करते। है। अच्छा मैम बताओ, सर को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सर की खाने में ऐसे कोई फरमाइश नहीं, कहते मुझे खाना इतना अच्छा खिलाती है, मैं मना ही नहीं कर पाता, जो मर्जी खिला दे मेरे को, मैं सब खा जाऊंगा। सर वो सब खाते हैं, एक बैंगन का भरता नहीं खाते थे, वो भी मैंने इनको सिखा दिया है। अच्छा वो भी खाना पड़ेगा। हाँ खाना सिखा दिया है। कहते मैंने बैंगन कभी नहीं खाया, मैंने कहा अब खाओ मेरे साथ, खाओ बैंगन का भरता खाओ बाबा मेरे साथ। तो सर ने मैम कविता विताएं सुनाई कि नहीं आपको? सर मेरे को तो नहीं कभी सुनाई कविता कविता, कभी नहीं सुनाई। आपको ना मैम कभी कोई गाना सुना। आपको मन में रख के अपने दोस्तों को सुनाते हैं ना कविताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर होता तो बस आवाज लगा देते हैं मेरे को। जी 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 संदीप भाई आपसे शुरू करते हैं सर। जी। मैम को सर फिल्में वगैरह का शौक है? हाँ बस यहाँ थोड़ा सा हम लोग जो है ना उतना वो प्रोग्राम खत्म होते होते डिफरेंस मिल ही गया। हाँ मिल गया कि मैं, लेकिन क्या करता हूँ जैसे बच्चे आते हैं ना, या मैं थोड़ा सा कम, मतलब अपने एरिया बांट रखे हैं
मनोरंजन में भी, और साहित्य मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, ये थोड़ा कम पढ़ती है। मूवीज ये ज्यादा देखती है, मैं कम देखता हूँ। धार्मिक ये ज्यादा है, मैं थोड़ा कम हूँ। सामाजिक कार्यों में मैं ज्यादा हूँ, ये कम है। हमने मतलब एरिया बांट रखे हैं हमने सबने, दोनों ने। और तो जैसे बच्चे हैं या अभी हमारे कोई भी रिलेटिव, कोई भी पिक्चर देख लिया, ऐसा नहीं मतलब कुछ होना चाहिए पिक्चर में देखने के लिए। अच्छी हाँ, मूवीज, ऐसे नहीं, जैसे अभी सितारे जमी पे आई थी, तो वो ये लोग देख के, तो मतलब कोई बहुत अच्छी पिक्चर आती ऐसे है नहीं कोई तो भी हाँ के मतलब हाँ देख ली हाँ विषम विषम वाली, हाँ ऐसे नहीं, मतलब हाँ, कुछ होना चाहिए। मसाला मूवीज नहीं, ने हाँ नहीं तो देखते। फेवरेट फिल्म तो होगी मैम की फिर भी, जिसको बार बार देखने का बताओ मन करता होगा। बताओ बताओ। नहीं आप बताओ सर, मैंने मैम तो बता ही देंगे, आप आजा, बताओ। ओके, सवाल तो आपसे है। आजा मेरे से, राइट, हम तो समझे, उनको उत्तर देना। तो हम दोनों ने पहली मूवी साथ साथ देखी थी संदीप भाई, हम आपके हैं कौन, सलमान खान की। तो अच्छा। वो ऐतिहासिक हो गई, मतलब एक तरह से तो फेवरेट भी हो गई। वैसे मेरी फेवरेट मूवी भागवान, बात वाह, अमिताभ बच्चन साहब की, बिल्कुल हेमा बिल्कुल मालिनी और बिल्कुल अमिताभ बच्चन की। बिल्कुल। हाँ, हाँ, बागवान फिल्म तो हमें बहुत पसंद आई, बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत। वाह, चलिए सर, तो फिर अब मैसेज हो जाए आपकी तरफ से भी श्रोताओं को। अगेन, इतना लायक तो मैं नहीं कि बहुत बड़ी बात कह सकूं, लेकिन इतना ही है कि एक बार उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि जो करें सोच समझ के करें, और एक बार करने का सोच लिया तो फिर उस पे पीछे नहीं हटना। वापस मुड़ के नहीं देखना, फिर उसको वो एक बार निर्णय लें, और उस निर्णय को सही साबित करने के लिए कि हर चीज का एक कीमत होती है, उसकी चुकानी पड़ती है। अगर आपने कोई निर्णय लिया है, समय के साथ वो निर्णय सही साबित हो, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिव बनना है तो विष पीना पड़ेगा, तो वो को करना चाहिए। उसके लिए जो वैल्यू है, जो सेक्रीफाइस है, जो एक मैंने कोट भी सुना था और बहुत मुझे पसंद आया कि अगर आप, बहुत बार कई लोग कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे ये, तो उस पे किसी ने मुझसे कहा था कि अगर आपकी खिल्ली नहीं हुई, अगर आपका अपमान नहीं हुआ, तो आप समझ लीजिए कि बहुत सामान्य जीवन जी रहे हैं, सामान्य रास्ते पे हैं, कोई विशेष काम आप जीवन में नहीं कर रहे, तो नहीं कर पा रहे। तो मेरा कहने का सभी से रिक्वेस्ट ये कि सोच समझ के करें, और एक बार करने का सोच लिया, फिर कोई चाहे जो कहे, चाहे कोई कष्ट पहुंचाए, अपमानित करने वाली बात बोले, फिर पीछे नहीं देखना, फिर उसको, उस निर्णय को सही साबित करके ही मानना, ऐसा। बहुत खूब। तो सर और मैम बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप दोनों को भी आज का प्रोग्राम, पहली बार जो आप दोनों ने एक साथ इंटरव्यू दिया, आपको मजा आया होगा, और रेडियो मधुबन के श्रोता जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज समय देने के लिए और इतनी दिलचस्प बातें करने के लिए। संदीप भाई, आपको और रेडियो मधुबन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तो श्रोताओं, ये था आज का हमरा ही कार्यक्रम। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा ही, और आपकी प्रतिक्रियाओं का हम सबको इंतजार भी रहेगा ही। लेकिन आप सब रेडियो मधुबन सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमरा ही के साथ।